मेरा नाम संजना है। वह मेरे सामने खड़ी थी और उसे देखकर मेरी आंखें मानो यकीन नहीं कर पा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हों। आखिर यह कैसे हो सकता है? कभी कभी प्रकृति हमें कुछ ऐसा दिखा देती है जो देखकर हमारे शरीर का हर अंग जैसे रुक सा जाता है। मैंने भी अपनी आंखों से ऐसा ही कुछ देखा था, जिसे देखकर मैं हिल गई थी। इसके बारे में मैंने केवल सुना था, पर जब मैंने उसे अपने सामने देखा तो अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह मेरी सोच से बिल्कुल अलग थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग उसके बारे में जो कहते थे वह सच होगा। पहले मुझे लगता था कि लोग मुझे डराने के लिए ऐसी बातें कहते हैं, पर अब मुझे समझ आ गया कि लोग उसका नाम लेकर मुझे क्यों छेड़ते थे। अब मैं जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन थी, कहां से आई थी, उसका जन्म कहां हुआ था और मेरे साथ उसका क्या रिश्ता था। इन सवालों के जवाब जानने की मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उसकी सच्चाई सामने आई तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह मेरी अपनी ही थी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम समझ नहीं पाते कि इस जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए क्या करें। मैं बहुत परेशान थी। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी। मेरा मन करता था कि मैं इस घर को छोड़कर भाग जाऊं, क्योंकि यहां मुझे सिर्फ अपमान ही मिला था। मेरी मां की किस्मत भी बहुत खराब थी। वह सारा दिन रोती रहती थी। इस घर में मां के अलावा मुझे कोई समझने वाला नहीं था, लेकिन मां को भी इस घर में कोई नहीं समझता था। मेरे पिता एक गरीब इंसान थे जो मुझसे सीधी बात भी नहीं करते थे। उन्हें बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। पता नहीं किस बात पर वह हमेशा मां से झगड़ते रहते थे। मैंने कई बार उन्हें कमरे में बंद होकर झगड़ते देखा था। उनके झगड़े में दोनों इतने व्यस्त हो जाते थे कि कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। कभी कभी मेरी मां मेरा ख्याल रख लेती थी, मगर पापा मुझे नजरअंदाज करते थे। उनकी इस बेरुखी से मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मां चाहती थी कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं, पर पापा कभी इसका समर्थन नहीं करते थे। जब तक पापा का समर्थन न हो, कुछ भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि मां के पास तो खुद की कमाई नहीं थी और पापा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी सैलरी से मेरी पढ़ाई पर खर्च हो। मां पापा के बीच झगड़े इतने बढ़ गए थे कि वे मेरी देखभाल भी ठीक से नहीं कर पाते थे। कई बार मुझे लगता था जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं हूं। मैंने काफी समय से जानने की कोशिश की कि आखिर उनके झगड़े का कारण क्या है, पर कभी समझ नहीं पाई। पापा मुझसे बस मां के कहने पर ही बात करते थे। पढ़ाई में मेरी दिलचस्पी थी, इसलिए एक दिन मैंने मां से पूछा कि क्या मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी। मां ने कहा, हाँ बेटा, तुम जरूर पढ़ाई पूरी करोगी। तुम्हारे पापा बाहर से सख्त लगते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत नरम है। पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि पापा ने कभी मेरे साथ ढंग से बात नहीं की, न मेरी कोई ख्वाहिश पूरी की। उन्हें मेरी खुशी या नाखुशी से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मैंने कई बार मां से इस बारे में सवाल किया तो वह कहती कि पापा अपने काम को लेकर परेशान रहते हैं, इसलिए चिड़चिड़े हो गए हैं। मैंने मां की बात समझ ली और फिर कभी उनसे या पापा से कोई शिकायत नहीं की। मेरे पापा एक साधारण कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन न जाने क्यों उन्हें उसमें रुचि नहीं थी। अक्सर वह एक नौकरी छोड़कर दूसरी में चले जाते थे। मां से बातों बातों में मुझे समझ में आ गया था कि पापा अपनी नौकरी को लेकर परेशान रहते थे, क्योंकि कई बार उनकी नौकरी चली जाती थी। इसी वजह से वह मेरी पढ़ाई पर खर्च नहीं करना चाहते थे। जैसे तैसे मां ने पैसे जोड़कर मुझे इंटर तक पढ़ाया। फिर मैं इतनी बड़ी हो गई कि खुद अपना खर्च उठाने लगी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। धीरे धीरे मेरे पास इतने बच्चे ट्यूशन के लिए आने लगे कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकी। मेरा कॉलेज में दाखिला हो गया और मेरी मेहनत और लगन को देखते हुए मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई। अब पढ़ाई में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। कई बार मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे बदनसीब बेटी हूं जो अपने पिता का प्यार नहीं पा सकी। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, अकेले रहना और हालात से समझौता करना सीख गई। इसी बीच मां ने भी नौकरी करना शुरू कर दिया। वह पढ़ी लिखी थी और पापा उनसे इस बारे में कुछ नहीं कहते थे। लेकिन मैंने देखा कि जब से मां ने नौकरी शुरू की थी,
पापा ने जैसे अपनी जिम्मेदारी ही छोड़ दी थी। अब घर की सारी जिम्मेदारी माँ और मुझ पर आ गई थी। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मैंने माँ से कहा कि अब आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। हमारे घर में मैं ही अकेली संतान थी। एक बार मैंने माँ से कहा, काश मेरा एक भाई होता जो आपका सहारा बनता और आपको कभी नौकरी नहीं करने देता। मेरी बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम ही मेरी बेटी हो और तुम ही मेरा बेटा हो। तुम्हारे होते मुझे कभी बेटे की कमी महसूस नहीं हुई। माँ ने बताया कि जब मेरा जन्म हुआ था उसके बाद कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आ गईं, जिसकी वजह से वह दोबारा माँ नहीं बन सकी। इस तरह मैं ही उनकी एकमात्र संतान थी। मेरी माँ बहुत अच्छी थी। पापा भी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके बीच के झगड़े भी खत्म हो गए थे। मैंने माँ से कहा कि अब आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए। आपकी बेटी अब खुद कमा सकती है और आप आराम कर सकती हैं। माँ ने मुझे मना करने की कोशिश की, लेकिन मैंने जिद पकड़ ली। मैंने कहा, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा जब मैं खुद आपको सहारा न दे सकूं। वैसे भी पापा घर पर ही रहते हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। माँ बोली, बेटा, पापा की नौकरी के बारे में उनके सामने कुछ मत कहना, वरना वह नाराज हो जाएंगे। मैंने माँ को आश्वासन दिया और कहा, माँ, क्या मैंने आज तक पापा से कभी कुछ कहा है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुमने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे याद दिलाया कि पापा कितने गुस्से वाले हैं। मैंने कहा, माँ, आपने मुझे हमेशा अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर पापा मुझसे बात करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो भी मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। बचपन में ही माँ बाप के प्यार की ज़रूरत होती है, जो मैंने जैसे तैसे संभाल लिया है। माँ अक्सर मुझे तसल्ली देती और कहती कि एक दिन पापा बदल जाएंगे। मैंने माँ से कहा, पापा चाहे बदलें या नहीं, मगर अब आपको नौकरी पर नहीं जाना है। कल मेरा इंटरव्यू है। अगर वहां से नौकरी के लिए कॉल आ जाती है तो मैं जल्द ही काम शुरू कर दूंगी। माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं अड़ी रही। अगले दिन मैं इंटरव्यू के लिए गई और वहां सब कुछ बहुत अच्छा रहा। अगले 24 घंटे में ही मुझे नौकरी का कॉल आ गया। मैं बहुत खुश थी। मैंने माँ से कहा, अब मैं नौकरी करूंगी और आप घर पर आराम करेंगी। माँ ने कहा, बेटा, थोड़ा और पढ़ लेती तो अच्छा होता। मैंने जवाब दिया, माँ, पढ़ाई का मकसद भी तो यही था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। अब मुझे जो करना है करने दो। मैं जो भी कर रही हूं हमारे परिवार के लिए ही तो कर रही हूं। मेरी मम्मी ने कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा कर सकती हो। अगले ही दिन मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिली थी और मैं बहुत खुश थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं अपनी नौकरी में पूरी तरह रम गई। अपनी मेहनत के बलबूते पर मुझे उसी कंपनी में एक ऊंचे पद पर प्रमोशन भी मिल गया। मेरी सैलरी भी अच्छी हो गई थी। मम्मी खुश थीं कि उनकी बेटी अब उनका सहारा बन गई है। इस दौरान मैंने देखा कि पापा में बदलाव आ रहा था। वह अब मुझसे बातें करने लगे थे और अक्सर मेरी नौकरी के बारे में पूछते थे, जैसे, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? मम्मी भी ये सब देखकर बहुत खुश होती थीं। हम दोनों मां बेटी को ऐसा लगने लगा था कि पापा अब मेरी फिक्र करने लगे हैं। ये देखकर मैं भी खुश थी और महसूस करने लगी थी कि पापा धीरे धीरे मुझे अपना मान रहे हैं। समय बीता और मेरे काम में तरक्की होती गई। एक दिन मेरे बॉस ने कहा कि हमें एक दूसरे शहर जाना है, जहां एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है। वहां हमें लगभग 1 महीना लग सकता है। मैंने घर पर बताया कि मुझे 1 महीने के लिए दूसरे शहर जाना होगा। मम्मी ने थोड़ा परेशान होकर कहा, बेटा, इतना लंबा समय लग सकता है तो तुम मत जाओ। मैंने उन्हें समझाया, मम्मी, ये मेरे काम का हिस्सा है। मीटिंग्स के लिए बाहर जाना जरूरी होता है और यह मेरा पहला मौका है। मेरे समझाने पर मम्मी और पापा ने मुझे जाने की इजाजत दे दी। बॉस के साथ सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी टीम जा रही थी और वहां हमारे रहने की व्यवस्था भी हो गई थी। वहां हमें अलग अलग कंपनियों के लोगों से मिलना था। 2 दिन बाद हमें मीटिंग शेड्यूल मिल गई। मुझे और मेरे एक सहकर्मी को उस शहर की एक बड़ी कंपनी के मालिक से मिलने भेजा गया।
जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि कंपनी के मालिक किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में व्यस्त हैं। हमें इंतजार करने के लिए कहा गया। मैंने देखा कि वहां के कुछ लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। तभी एक कर्मचारी मेरे पास आया और बदतमीजी से बोला, तुम यहां बैठी क्या कर रही हो? जाओ, अपना काम संभालो। उसकी इस बदतमीजी पर मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। मेरे साथ आए मैनेजर ने उससे कहा, तुम मैडम से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? इस पर वह कर्मचारी जोर से हंसने लगा और बोला, सर, आप नहीं जानते, यह लड़की तो यहां काम करने आई है, लेकिन अपने काम पर ध्यान नहीं देती, बस इधर उधर घूमती रहती है। मैंने हैरानी से उस कर्मचारी की तरफ देखा, समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या बकवास कर रहा है। वह बार बार मुझे कह रहा था कि अपनी जगह जाकर बैठो और काम करो। मेरे सहकर्मी ने उससे बहस शुरू कर दी। देखते ही देखते वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए और सब मुझे घूरने लगे। इसी बीच कंपनी के मालिक की मीटिंग खत्म हुई और उनकी सेक्रेटरी ने उन्हें हमारे बारे में बताया। उन्होंने हमें अपने केबिन में बुलाया और बताया गया कि हमारी किसी कर्मचारी के साथ बहस हो गई है। मालिक ने हमारा अच्छे से स्वागत किया और जब उन्हें पता चला कि उनकी कंपनी के एक कर्मचारी ने मेरे साथ बदतमीजी की है, तो उन्होंने उसे बुलाकर माफी मांगने को कहा। यह मेरे लिए पहली बार था कि मुझे इतनी अजीब नजरों से देखा जा रहा था। मालिक ने उस कर्मचारी से माफी मांगने को कहा, मगर वह फिर भी कहने लगा, सर, आप इस लड़की को नहीं जानते, यह अपने काम पर ध्यान नहीं देती। देखिए, अभी भी आपके सामने किस तरह खड़ी है। मैं उसकी बकवास से परेशान हो चुकी थी और मालिक से कहा, क्या आपकी कंपनी में इसी तरह लोगों की बेइज्जती की जाती है? उन्होंने कहा, नहीं मैडम, आप चिंता मत कीजिए, हम इस कर्मचारी को अभी नौकरी से निकाल देंगे। हमें नहीं पता था कि यह काम पर ध्यान देने के बजाय आने वाले लोगों का अपमान करता है। तभी उस कंपनी के बॉस ने अपनी सेक्रेटरी से कहा, इसका टर्मिनेशन लेटर बनाओ और इसे नौकरी से निकाल दो। यह सुनकर वह कर्मचारी घबराकर जोर जोर से माफी मांगने लगा और कहने लगा, सर, मुझे माफ कर दीजिए, ये रिया मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैं बदतमीजी कर रहा हूं। यह खुद अपने काम पर ध्यान नहीं देती और अब मेरे खिलाफ बातें बना रही हैं। मैनेजर साहब ने ही मुझसे कहा था कि इस पर नजर रखो। तभी वहां कुछ और लोग आ गए और कहने लगे, सर, यह सच कह रहा है, रिया काम पर ध्यान नहीं देती। मैं यह सब सुनकर हैरान थी और अपने मैनेजर से पूछा, ये सब लोग क्या बकवास कर रहे हैं? कौन है यह रिया? मेरे मैनेजर ने तुरंत सफाई दी, देखिए सर, यह रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी कंपनी की हेड मैनेजर संजना है और हम लोग हापुड़ से आपके साथ मीटिंग करने आए हैं। हमारी पूरी टीम अलग अलग कंपनियों से मिलने के लिए यहां आई है। मैंने भी उस कंपनी के मालिक मिस्टर शुक्ला से कहा, मैं इस कंपनी की कर्मचारी नहीं हूं, मैं तो पहली बार यहां आई हूं। लेकिन वह कर्मचारी लगातार कह रहा था कि नहीं सर, ये वही रिया है। तभी एक लड़की वहां आई और बोली, आई एम सॉरी सर, मैं बताना चाहती हूं कि आप लोग बेवजह इस बारे में बहस कर रहे हैं। मैडम सही कह रही हैं, ये रिया नहीं है। रिया तो अभी अपना काम कर रही है। हमें पता चला कि इस डिपार्टमेंट में काफ़ी शोर हो रहा है और रिया जैसी दिखने वाली एक लड़की यहां आई है। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां जितने लोग थे सब कह रहे थे कि मेरी शक्ल बिल्कुल रिया से मिलती है। रिया कौन थी जिसकी शक्ल मुझसे इतनी मिलती है? मैंने पहले मिस्टर शुक्ला के साथ मीटिंग की और जब काम से फुर्सत मिल गई तो मैंने अपने मैनेजर से कहा कि क्या मैं उस लड़की से मिल सकती हूं जिसकी वजह से सब लोग मुझे रिया समझ रहे हैं। मेरे मैनेजर ने इजाज़त दी और मैंने वहां के लोगों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वह लड़की दूसरे डिपार्टमेंट में है। मैं नीचे वाले फ्लोर पर गई और जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं दंग रह गई। वह बिल्कुल मेरी ही तरह दिखती थी। मेरे मैनेजर और वहां खड़े सभी लोग हमें घूर घूर कर देख रहे थे क्योंकि हमारी शक्ल एक जैसी थी। वह लड़की भी मुझे देखकर हैरान थी। मैंने उससे कहा, तुम्हारी शक्ल मेरी तरह क्यों है? तुम कौन हो? वह हंसते हुए बोली, सुना है आज मेरी जगह तुम्हें डांट पड़ गई। देखो, हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं और इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई।
मैं उसकी शक्ल देखती रह गई। उसकी हर बात, उसकी आंखें, नाक, सब कुछ बिल्कुल मेरी तरह था। फिर हमारे बॉस का कॉल आ गया और हमें दूसरी जगह मीटिंग के लिए जाना था। थोड़ी देर उससे बात करने के बाद मैं अपने मैनेजर के साथ वापस चली आई। लेकिन मेरे मन में यही सवाल बार बार घूम रहा था कि वह लड़की बिल्कुल मेरी जैसी क्यों दिखती है। मेरे मैनेजर भी हैरान थे और बार बार कह रहे थे कि हमें देखकर लगता ही नहीं कि हम दोनों अलग अलग लोग हैं, जबकि वह लड़की किसी और शहर से थी और मैं अलग जगह से आई थी। यह सोच सोचकर मेरा दिमाग थक गया था कि आखिर यह लड़की मुझसे इतनी मिलती क्यों है। फिर मैंने खुद को समझाया कि दुनिया में एक जैसे दिखने वाले कई लोग होते हैं। मुझे इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने काम पर ध्यान लगाना चाहिए। शहर में मुझे पूरे 1 महीने रहना था और 4 दिन इसी तरह गुजर गए। फिर से मेरी उस लड़की से मुलाकात हुई। इस बार उसने भी मेरे बारे में जानने की कोशिश की। वह हंसते हुए कहने लगी, कितनी अजीब बात है ना कि हम दोनों की शक्ल एक जैसी है। मैंने जवाब दिया, हाँ, यही वजह थी कि लोगों ने मेरी काफी बेइज्जती की थी। वह जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, क्या करूं? मुझे नौकरी करना अच्छा नहीं लगता, पर मेरे माता पिता मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं भी पढ़ाई करना चाहती हूं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने बहाना बना लिया कि मैं नौकरी करना चाहती हूं, मैं कुछ महीने नौकरी कर लूंगी, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगी। लेकिन मेरे माता पिता बार बार कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ो और शादी कर लो। अब तुम ही बताओ, इतनी जल्दी शादी कौन करता है? मैंने पूछा, तो तुम शादी नहीं करना चाहती? वह बोली, नहीं, मैं शादी के बाद जिम्मेदारियों में नहीं बंधना चाहती। मुझे अपनी मर्जी से जीना पसंद है और किसी का मुझ पर हुक्म चलाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझ पर कभी कोई रोक टोक नहीं लगाई, लेकिन अब वे मेरी शादी के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैंने हंसकर कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम बड़ी मजेदार बातें करती हो। वह पूछने लगी, क्या तुम अभी भी ड्यूटी पर हो? मैंने जवाब दिया, नहीं, हफ्ते में 1 दिन हमें शहर घूमने का मौका मिलता है। आज वही दिन है, इसलिए इधर उधर घूम रही थी और तुम्हें देखा तो सोचा बात कर लूं। वह बोली, बहुत अच्छा किया, चलो मैं तुम्हें अपना शहर घुमाती हूं। वह मुझे अपनी गाड़ी में ले गई और मुझे कई ऐसी जगहें दिखाईं जहां जाकर मुझे बहुत सुकून और खुशी महसूस हुई। मुझे उस लड़की के साथ एक गहरा लगाव महसूस हो रहा था, जैसे हम किसी पुराने रिश्ते से बंधे हों। उसके साथ समय बिताकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी कोई अपनी हो। मैंने उससे उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया ताकि हम संपर्क में रह सकें। वह मस्ती भरी लड़की थी, जबकि मैं बहुत सीधी सादी थी। वह नौकरी शादी से बचने के लिए कर रही थी, जबकि मैं अपने घर की परेशानियों के कारण काम कर रही थी। इस तरह शहर में रहते हुए हमारी कई बार मुलाकातें हुई और अब हम फोन पर भी बात करने लगे थे। 15 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। रिया के साथ समय बिताकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अपनी बहन मिल गई हो। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और वह बड़े प्यार से मुझसे बातें करती थी। अब हमारा 1 महीना पूरा होने वाला था और लौटने में बस 2 दिन बचे थे। जब मैंने रिया को यह बताया तो उसने कहा, मैंने हमारी साथ वाली फोटो अपने मम्मी पापा को दिखाई है। मैंने उनसे कहा कि इस शहर में एक लड़की है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। वे बहुत हैरान हुए और अब वे तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया कि तुम 2 दिन बाद चली जाओगी, इसलिए उन्होंने कहा कि आज ही तुमसे मिलवा दो, कहीं तुम वापस न चली जाओ। रिया की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलने के लिए तैयार हूं। रात को जैसे ही मैं फ्री हुई, रिया मुझे अपने घर ले गई। उसके घर पहुंचकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वहां की दीवारों पर उसके साथ उसकी फैमिली की तस्वीरें लगी थीं। उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनमें रिया नहीं, बल्कि मैं ही हूं। रिया बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी। उसके माता पिता मुझे देख रहे थे और कभी रिया को तो कभी मुझे। रिया ने हंसकर कहा, मम्मी पापा, अब आप लोग भी हकीकत की दुनिया में वापस आ जाइए, मैं इसे आपके पास ले आई हूं। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा, हम तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया, जी आप पूछ सकते हैं।
वह कहने लगीं, क्या तुम्हें पता है कि तुम किस अस्पताल में पैदा हुई थीं? मैंने बताया, मैं हापुड़ की रहने वाली हूं, लेकिन मेरा जन्म दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल में हुआ था। उस समय हम वहीं रहते थे, पर जब मैं 5 साल की थी तो हम दिल्ली से हापुड़ आ गए। फिर मैंने पूछा, आप लोग यह सब क्यों पूछ रहे हैं? रिया के पिताजी बोले, बस एक तसल्ली करनी थी। अचानक रिया की मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी कलाई से घड़ी हटाकर ध्यान से देखने लगी। मेरे हाथ पर बचपन से ही एक कत्थई रंग का निशान था। रिया की मम्मी ने मेरे हाथ का निशान देखा और फिर अपने पति की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर हैरानी थी, जैसे किसी गहरी सोच में खो गए हों। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हुआ। थोड़ी देर बाद रिया चाय लेकर आई। उसके मम्मी पापा ने उससे भी कहा, बेटा अपना हाथ दिखाओ। रिया ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, मैं स्तब्ध रह गई। मेरे हाथ पर जो निशान था, ठीक वही निशान रिया के हाथ पर भी था। रिया की मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, बेटा तुम और रिया जुड़वा बहनें हो, तुम हमारी ही बेटी हो। मैं चौंक गई और बोली, आप क्या कह रही हैं? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा जन्म तो यहाँ नहीं हुआ और ना ही मैं आपको जानती हूँ। मेरे पेरेंट्स तो हापुड़ में रहते हैं और अभी भी वहीं हैं। मैं आपकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? लेकिन रिया के माता पिता ने कहा, नहीं बेटा, हम ही तुम्हारे असली माता पिता हैं। दरअसल तुम और रिया जुड़वा बहनें हो। रिया की मम्मी ने रोते हुए बताया, मैंने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। उस रात अस्पताल में हड़कंप मच गया था। कई बच्चों के चोरी होने की खबर फैली थी। तुम्हारे पापा को चिंता हुई कि कहीं हमारी बेटियों को भी खतरा ना हो, तो वे तुरंत बच्चों वाले वार्ड में गए। वहां जाकर देखा कि हमारी जुड़वा बेटियों में से एक बेटी गायब थी। हमने अपनी बच्ची को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पुलिस भी आई, पर उस रात कई बच्चे चोरी हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा चोर कौन था। अब देखो, कुदरत ने तुम्हें इतने सालों बाद हमें वापस ला दिया। जब रिया ने तुम्हारी और अपनी फोटो हमें दिखाई, तभी हमें यकीन हो गया था कि तुम हमारी वही खोई हुई बेटी हो। तुम दोनों का जन्म 7 सितंबर 1998 को रायगढ़ के सिविल अस्पताल में हुआ था। तुम्हारे और रिया के हाथों पर एक जैसा निशान इस बात की गवाही है कि तुम दोनों जुड़वा बहनें हो। मैं हैरान थी। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पेरेंट्स आप लोग नहीं हैं। मैं कैसे यकीन कर लूं? ये सच है कि हमारी शक्लें एक जैसी हैं और हमारे हाथों पर एक जैसे निशान हैं, लेकिन इस दुनिया में कई लोगों की शक्लें मिलती हैं। यह भी हो सकता है कि हम उनमें से एक हों। मैं तो आपको जानती भी नहीं हूं। रिया के मम्मी पापा उसे समझाने लगे कि मैं उसकी खोई हुई बहन हूं। मैंने उनसे कहा, देखिए, मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 सितंबर 1998 नहीं है और ना ही मेरा जन्म रायगढ़ के सिविल अस्पताल में हुआ था। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 1968 है और मैं आपको नहीं जानती। मुझे गुस्सा आ गया और मैं वहां से बाहर निकलने लगी। तभी रिया की मम्मी ने कहा, अगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं होता तो अपने पेरेंट्स के पास जाओ और उनसे पूछो कि क्या तुम्हारा जन्म रायगढ़ के सिविल अस्पताल में हुआ था या नहीं। तुम अपने पेरेंट्स को अपनी और रिया की फोटो दिखाओ और देखो कि वे कैसे रिएक्ट करते हैं। सच तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मैं रिया के घर से बाहर आ गई। उनकी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी और मुझे बेचैन कर रही थीं। अगर ये मेरे असली माता पिता हैं और रिया मेरी बहन है, तो फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास कैसे पहुंची? क्या मेरे पेरेंट्स ने मुझे चोरी किया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यह सब सोचकर बहुत तकलीफ हो रही थी। शहर में रिया के साथ बिताए हुए पल बहुत अच्छे रहे थे। काम भी अच्छे से हो गया था और हमारी पूरी टीम अपने शहर लौट आई थी। मैं अपने घर पहुंच गई थी, पर मन में बहुत उदासी थी। मेरे पेरेंट्स ने मेरी उदासी देखी तो पापा ने मम्मी से कहा, उसे ट्रैवल करके आई है, थकी हुई है, ज्यादा बात मत करो, उसे आराम करने दो। पापा के इस बदलते व्यवहार से मुझे शक होने लगा था। मैंने अपने कमरे में जाकर आराम किया, लेकिन दिल में बेचैनी थी। मैं चाह रही थी कि अपने पेरेंट्स को रिया और अपनी फोटो दिखाऊं। मैंने पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले और उन्हें चेक किया। उनमें वही जानकारी थी जो मुझे पहले से पता थी। मेरी डेट ऑन ऑफ बर्थ एंड बर्थ प्लेस डॉक्यूमेंट्स में वही था जो मुझे बताया गया था।
जबकि रिया की मम्मी ने मुझे अलग डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस बताया था। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। जब मैंने अपने मोबाइल में रिया और अपनी फोटो देखी तो रिया की मम्मी पापा की बातें याद आने लगी। वो बार बार मुझे अपनी बेटी कह रहे थे और कह रहे थे कि मैं रिया की जुड़वा बहन हूं। अगर वे मेरे असली माता पिता थे तो मेरे मौजूदा माता पिता कौन हैं? मेरा दिमाग उलझन में था, कुछ समझ नहीं आ रहा था और सिर दर्द से फटा जा रहा था। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि इस स्थिति की सच्चाई जानने का एक ही तरीका है। मुझे अपने मम्मी पापा को रिया और अपनी फोटो दिखानी होगी। मैंने मोबाइल उठाया और मम्मी पापा के कमरे में चली गई। देखा कि मम्मी पापा के पैर दबा रही थीं। मुझे देखकर मम्मी पापा सीधे होकर बैठ गए। मैंने उनसे कहा, आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाली हूं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मम्मी ने कहा, अच्छा ऐसी क्या चीज है? मैंने जवाब दिया, ये बहुत पुरानी बात से जुड़ी है जिसकी सच्चाई का मुझे अभी अभी पता चला है। एक लड़की है जिसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती है। मैं उसकी फोटो लेकर आई हूं। जैसे ही मैंने रिया के साथ अपनी फोटो उन्हें दिखाई, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनके ऐसे रिएक्शन से मुझे अजीब लगा। मैंने पूछा, आप दोनों इतना क्यों घबरा रहे हैं? पापा ने जल्दी से मोबाइल मुझसे लेकर कहा, इस फोटो को अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। मैंने कहा, क्यों? इस लड़की से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है और मैं उसके घर भी गई थी। पापा बोले, क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत थी? मैंने कहा, वो लोग मुझसे मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे कि उनकी बेटी में और मुझ में क्या फर्क है, लेकिन हमारे बीच कोई फर्क नहीं है। हमारे हाथों पर एक जैसा निशान है। उनकी जुड़वा बेटी सालों पहले रायगढ़ के सिविल अस्पताल से चोरी हो गई थी। मैंने जोड़ा, मैं जानती हूं कि मैं उनकी बेटी नहीं हूं, लेकिन वे बार बार मुझसे कह रहे थे कि शायद मैं ही उनकी खोई हुई बेटी हूं। मैंने मम्मी पापा की ओर देखा और पूछा, क्या मैं सच में उनकी बेटी हूं? इस सवाल पर मम्मी पापा घबरा गए और कहने लगे, नहीं नहीं, तुम हमारी बेटी हो, ऐसी बातें मत करो। मैंने उनकी घबराहट को महसूस किया और कहा, अगर मैं आपकी बेटी हूं तो आपको इतना घबराने की क्या जरूरत है? मम्मी ने मुझसे कहा, आइंदा उस लड़की से मत मिलना। मैंने जवाब दिया, क्यों नहीं मिल सकती? अब मैंने उनसे साफ साफ कहा, आप लोग मुझसे सच सच बात क्यों नहीं बताते? क्योंकि अब मैं खुद से सच्चाई जानने लगी हूं। इससे पहले कि मैं खुद से सब कुछ समझ लूं, बेहतर होगा कि आप लोग सच बता दें। मम्मी पापा बहाने बनाते रहे, लेकिन मैंने उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया। मैंने कह दिया, अब आपके झूठ का कोई फायदा नहीं। आप लोग कौन हैं और आपने मेरी परवरिश क्यों की? मुझे सब सच सच बताइए। मेरी बात पर मम्मी की आंखों में आंसू आ गए, जिससे साफ था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं। पापा ने मम्मी को रोने से रोकते हुए कहा, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे सब सच जानना है। आखिर क्या मामला है? जब मैंने जिद की तो मम्मी पापा ने हार कर सच बता ही दिया। पापा ने पहले हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी और बोले, कई साल पहले मैंने एक गलती की थी। दरअसल मैं शुरू से ही कोई काम नहीं करता था, चोरी चकारी में लगा रहता था। तुम्हारी मम्मी से प्यार के चलते मैंने ये सब छोड़ दिया था। हम दोनों ने लव मैरिज की और मेरे घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया। हम दोनों किराए पर रहते थे और बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था। मैं तब भी छोटे मोटे अपराध कर रहा था ताकि तुम्हारी मम्मी और तुम्हारा गुजारा हो सके। उन्होंने बताया कि एक दिन अस्पताल में मुझे वार्ड बॉय की नौकरी मिल गई थी। वहां पता चला कि कुछ लोग बच्चे चोरी कर उन्हें बेचते हैं। एक कपल आया था जिसे बच्चा चाहिए था और उन्होंने भारी रकम देने का वादा किया था। मुझे मालूम हुआ कि एक महिला ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है और उन्हें बच्चों के वार्ड में रखा गया है। उस रात मैं बच्चों के वार्ड में चोरी करने के इरादे से गया। उस अस्पताल में यही होता था, हर दूसरे तीसरे दिन बच्चे चोरी हो जाया करते थे। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस आ गई थी। घबराहट में मैंने कुछ सोचे समझे बिना तुम्हें उठा लिया था। मैं तुम्हें उन लोगों के हवाले करने गया था, लेकिन तभी वहां पुलिस आ गई और अस्पताल में हड़कंप मच गया। मुझे लगा कि पहले उन लोगों से पैसे ले लूंगा, पर वे पैसे लेकर नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि पहले बच्ची सौंप दो, फिर वे घर जाकर पैसे देंगे। मुझे लगा कि वे धोखा देने की सोच रहे हैं।
तभी पुलिस मेरा पीछा करने लगी। इस बीच पुलिस के कुछ लोग देख चुके थे कि हम बच्चा चोरी करने वाले हैं। हालात को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने दोबारा से तुम्हें उन लोगों से छीन लिया और अपनी गोद में उठाकर अस्पताल से भाग निकला। मैं इतना दूर निकल गया कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर आकर मैंने अपनी पत्नी को यह सब बताया। उसने कहा, तुम कब तक चोरी करते रहोगे? आज तुमने बच्चा चुराया है, कल को कोई और बड़ी तरह अपराध कर सकते हो। ऐसे में तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं? यह बच्ची किसकी है? इसे वापस कराओ। मैंने उसे समझाया कि अगर मैं बच्ची को वापस ले गया तो मेरी जान खतरे में होगी। तुम्हारी मां को वह बच्ची बेहद प्यारी लगी। उसने कहा, हमारी शादी को 1 साल हो गया और अब तक हमारे पास कोई बच्चा नहीं है। हम इस बच्ची को पाल सकते हैं। मैंने बहुत मना किया कि मैं इस बच्ची को कल सुबह उन लोगों को लौटा दूंगा, लेकिन तुम्हारी मां ने मेरी एक न सुनी। उस डर से हम उस शहर को छोड़कर यहां आ गए और तुम्हें बताया कि जब तुम 5 साल की थी तब हम यहां आए थे। असल में तुम 24 घंटे की थी जब हम तुम्हें यहां लेकर आए थे। इसके बाद हमने यहीं अपनी जिंदगी बसाई। चूंकि मैं चोर था, मुझे नौकरी का कोई शौक नहीं था। यही वजह थी कि मैं बार बार नौकरियां बदलता रहा। मैं अक्सर तुम्हारी मां से कहता था कि इस बच्ची को पालना मुश्किल है और हम इसे कहीं बेच सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मां तैयार नहीं होती। उसने तुम्हें बहुत प्यार से पाला और ममता लुटाई। मैंने उससे कई बार कहा कि हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन वो हर बार मना कर देती। जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई, तुमने अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी शुरू कर दी। तुम्हारी नौकरी लगने के बाद मुझे यकीन हो गया कि अब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो और हमारे लिए भी सहारा बन गई हो। मैं तुम्हें बेचकर पैसे नहीं कमा सका, लेकिन तुमने हमारे लिए जिंदगी भर कमाई की। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया ताकि तुम घर में रहो और हमारी मदद करती रहो। लेकिन आज जब तुमने इतने सालों बाद यह सब पूछा तो सब कुछ सामने आ गया। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे असली माता पिता से तुम्हें छीनकर उनकी दुनिया उजाड़ दी थी। तभी शायद हमारी कोई औलाद नहीं हुई। तुमने हमें अपना समझा, हमारी सेवा की, और जो हमारी अपनी संतान भी शायद नहीं कर पाती वह तुमने किया। शायद तुम किसी अच्छे और ईमानदार परिवार की संतान हो, मेरे जैसे चोर के घर में पली बड़ी हो, लेकिन फिर भी ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखती हो। आज हमें यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम उन लोगों की बेटी हो। यह कहते ही मम्मी पापा रोने लगे। उस दिन मुझे लगा कि मैंने अब तक जिन लोगों के साथ अपनी जिंदगी बिताई वे असल में चोर थे, जिन्होंने सालों पहले मेरी असली मां से मुझे छीन लिया था। मेरे दिल में एक दर्द उठ रहा था। मुझे रिया को फोन करके सारी सच्चाई बतानी पड़ी। उसके माता पिता मुझसे मिलने के लिए तैयार थे। मैं समझ चुकी थी कि अब मुझे अपने असली माता पिता के पास जाना होगा। जब मैंने यह बात अपने दत्तक माता पिता को बताई तो उनकी हालत देखी। वे रो रोकर टूट गए थे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अब मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। मम्मी ने शुरू से ही मेरे लिए बहुत त्याग किए थे और अब पापा भी बदल चुके थे। पापा मम्मी से कह रहे थे, मुझे भी अब संजना से मोहब्बत हो गई है। मैं नहीं चाहता कि वह हमें छोड़कर जाए। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने असली माता पिता के पास चली जाऊंगी, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं इन लोगों को छोड़कर कैसे जाऊं, जिन्होंने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया और मुझसे इतना स्नेह किया। शायद इसलिए क्योंकि जन्म देने वाले से ज्यादा परवरिश करने वाले का महत्व होता है। जो व्यक्ति किसी को पालता है वह अपनी पूरी जिंदगी उस पर न्यौछावर कर देता है, जबकि जन्म देने वाला कभी कभी अपनी संतान को भूल भी जाता है। मैंने कई ऐसे मामलों के बारे में सुना है जहां असली माता पिता बच्चों को अनदेखा कर देते हैं, जबकि गोद लेने वाले उन्हें अपनी औलाद समझकर सच्चे दिल से उनका ख्याल रखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या निर्णय लूं। रिया और उसके माता पिता बार बार मुझे अपने पास बुला रहे थे, लेकिन आखिरकार मैंने फैसला ले ही लिया। मैंने तय किया कि मैं अपने इन माता पिता के साथ ही रहूंगी, न कि अपने जैविक माता पिता के पास जाऊंगी। बचपन से इन्हें ही अपने माता पिता माना है।
मैंने अपने अडॉप्टेड माता पिता से कहा कि मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और हमेशा उनके साथ ही रहूंगी। मेरी इस बात से मेरे माता पिता बहुत खुश हो गए। पापा ने मुझसे अपने पुराने बर्ताव के लिए माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चुराया था और बेचने का भी इरादा था, लेकिन तुम्हारी मां ने तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बना लिया। शायद भगवान ने भी यही चाहा कि हम तुम्हें पालें और प्यार करें। उन्होंने कहा कि अब वे मुझे नौकरी नहीं करने देंगे, वे खुद मेहनत करेंगे और मेरी शादी भी अपनी कमाई से करेंगे। अपने पिता के दिल में मेरे लिए इतना प्यार देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने रिया के माता पिता से भी साफ कह दिया कि मैं अपने अडॉप्टेड माता पिता के साथ ही रहना चाहती हूं। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूं कि मुझे 2 परिवारों का प्यार मिला। मेरे जैविक माता पिता भी कभी कभी मुझसे मिलने आ जाते थे और मैं भी उनसे मिलने जाती थी। मेरे अडॉप्टेड पापा ने मुझे अपनाने के बाद मेरे सभी कानूनी दस्तावेज तैयार करवा लिए थे। जब रायगढ़ में मेरा और रिया का जन्म हुआ, तब मेरे माता पिता मुझे अपने साथ यहां ले आए और रिया के पिता का तबादला जयपुर हो गया था। मैं अपने अडॉप्टेड माता पिता के साथ ही रहना चाहती थी, क्योंकि भले ही उन्होंने मुझे चुराया था, पर उन्होंने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। पापा भले ही मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन मां ने हमेशा मेरे लिए अपनी जान लगा दी। कभी कभी कुदरत हमें ऐसे रंग दिखाती है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। मुझे 2 परिवारों का प्यार मिला, एक बहन का प्यार भी मिला। अब हम सब एक साथ हैं और बहुत खुश हैं। मेरे माता पिता मेरी शादी करवाना चाहते थे। उन्होंने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। मेरी शादी के समय मेरे जैविक और अडॉप्टेड पिता दोनों ने बराबर का हिस्सा लिया। मैंने यह भी स्वीकार कर लिया कि मेरे जैविक माता पिता की कोई गलती नहीं थी। रिया के माता पिता ने उसकी शादी अभी नहीं की, क्योंकि वह इसके लिए तैयार नहीं थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।